जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। फ्रेंड्स, भूगोल चल रहा है हमारा सब्जेक्ट। और आपको पता है कि पिछले क्लास में ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखे थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पश्चात तीन चीजों का जन्म हुआ था: समय का, स्थान का और वस्तु का। इसके कुछ ही समय बाद मूल कण और प्रतिकण का जन्म हुआ। और पिछली क्लास में हम लोग देखे थे किस तरह से, और आपको पता है कि पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है। तो पिछले क्लास में जब हम गैलेक्सी पढ़ा रहे थे, आकाशगंगा व निहारिका पढ़ा रहे थे, तो बताए थे कि सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड में जो हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में है, तो हाइड्रोजन गैस का क्या संचयन होने लगा, अर्थात बादलों के रूप में हाइड्रोजन गैस तब्दील होने लगे। और बादलों के रूप में जब हाइड्रोजन गैस तब्दील हुआ तो धीरे धीरे वह गैसीय पिंड के रूप में अस्तित्व में आया। उसी को निहारिका या नेबुला कहा गया। उसके बाद आकाशगंगाओं के बारे में बताया गया कि आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा के कितने प्रकार होते हैं। तो उसी के आज अगली कड़ी में मैं बताऊंगा कि तारों का जन्म कैसे हुआ, और तारों का विकास कैसे हुआ, और तारों की मृत्यु कैसे होगी। तो इस तरह से आज मैं अपना नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं फ्रेंड्स, तारों का जन्म, विकास एवं उसकी मृत्यु। लेकिन जो लोग नए व्यूअर हैं हमारे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जो भी मैं लेक्चर लूँ, जो भी क्लासें लूँ, आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, तारों का जन्म, तो आपको मैं पिछली क्लास में एक चीज बताया था कि पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा हाइड्रोजन का है। क्या पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा हाइड्रोजन का है? तो जब शुरुआती तौर पर चल रहा है, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, महाविस्फोट हुआ, तो उस समय क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन गैस थे वो किसमें, बादलों के रूप में तब्दील होने लगे। किसमें? हाइड्रोजन गैस बादलों के रूप में तब्दील होने लगे। और यही बादल आगे जाकर कुछ समय बाद एक गैसीय पिंड का रूप लिया। क्या फ्रेंड्स? एक गैसीय पिंड का रूप लिया। और इसी गैसीय पिंड को ही नेबुला कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स? नेबुला कहा जाता है, या इसी को हिंदी में निहारिका कहा जाता है। क्या? हिंदी में इसी को निहारिका कहा जाता है, नेबुला या निहारिका कहा जाता है। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स कि इस गैसीय पिंड में नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ हो गई। क्या? नाभिकीय संलयन की क्रिया क्या होती है? तो फ्रेंड्स, जैसे दो हाइड्रोजन नाभिक है। क्या? दो हाइड्रोजन नाभिक है। ये दोनों हाइड्रोजन नाभिक जब आपस में मिलेंगे, तो जब तीसरे हाइड्रोजन नाभिक का निर्माण होगा, तो इसी को कहा जाएगा नाभिकीय संलयन की क्रिया। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं बताऊं, यदि ये हाइड्रोजन 5 kg का है, कितने का? 5 kg का है, और ये हाइड्रोजन 5 kg का है, तो अगर दोनों को जब मिला दिया जाएगा, तो इसका जो संयुक्त द्रव्यमान होगा वो मान लीजिए 8 kg का हो गया। कितना? 8 kg का हो गया। तो इसको अगर मिलाएंगे तो 10 kg हो रहा है, लेकिन यहाँ जोड़ने पर केवल 8 kg आ रहा है, या 7 kg। आप समझने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें कितने की कमी आ रही है? इसमें 2 kg की कमी आ रही है। 2 kg की कमी आ रही है। तो यही जो 2 kg की इन दोनों संयुक्त द्रव्यमान में कमी आ रही है, यही 2 kg ऊष्मा, ताप या ऊष्मा के रूप में बदल जाती है। किसमें? ताप या ऊष्मा के रूप में, या इसी को ऊर्जा कह सकते हैं। क्या? ताप के रूप में, ऊष्मा के रूप में ये क्या होती है, एक केंद्रित हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। तो जब दो हाइड्रोजन नाभिक जुड़ते हैं, तो एक तीसरे नाभिक का निर्माण होता है, जो इसमें इन दोनों के संयुक्त द्रव्यमान से इसमें जो कमी आती है, यही ऊर्जा में बदल जाती है। और इसी क्रिया को, जो ये क्रिया हो रही है, इसी को नाभिकीय संलयन की क्रिया कहा जाता है। और इसी ऊर्जा से, इसी ताप से, इसी ऊष्मा से जो ये गैसीय पिंड है, ये चमकने लगता है। क्या फ्रेंड्स? ये गैसीय पिंड है, ये चमकने लगता है। और ऐसे ही चमकते हुए गैसीय पिंड को ही
तारा कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स, ऐसे ही चमकते हुए गैसीय पिंड को ही तारा कहा जाता है। तो आपका इसको मैं कल पिछले क्लास में संक्षिप्त रूप में बताया था, लेकिन आप यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि जो बादल थे हाइड्रोजन के वो गैसीय पिंड में चेंज हुआ। गैसीय पिंड में जो हाइड्रोजन नाभिक है वो आपस में जब जुड़ने लगे तो इससे नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ हो गई, और जो इसमें कमी आ रही है यही ऊर्जा में बदल जाती है। इसी क्रिया को पूरे नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। और जब नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी, क्या ऊष्मा निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा, तो यही क्या जो गैसीय पिंड रहेगा ये चमकने लगेगा। इसी चमकते हुए गैसीय पिंड को ही तारा कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये तारों का जन्म हो गया। आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे आप दो लोहे की छड़ी ले जाइए। क्या आप दो बराबर वजन के लोहे की छड़ी लेकर आप लोहार के यहाँ जाइए, उन दोनों छड़ियों को आप जुड़वाइए। जब दोनों छड़ी को आप आपस में जुड़वाएंगे तो क्या करेगा, लोहार पहले उसको आग में डालेगा, वो गर्म होगा, लाल हो जाएगा। उसके बाद जब उसे जोड़ेगा, जब हथौड़ा मारेगा तो उसमें क्या ऊर्जा निकलेगी, चिंगारी जिसे आप कहते हैं स्थानीय भाषा में चिंगारी या आग निकलेगी वही। और उसको जब जुड़ जाएगा, दोनों छड़ी जब आपस में जुड़ जाएगी तो आप देखेंगे कि संयुक्त जो छड़ी रहे, मतलब जो पहले संयुक्त छड़ी थी, उसको जुड़ने के बाद उसका वजन कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। वो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जब वो हथौड़ा मारता है तो आग निकलती है, चिंगारी निकलती है, वही ऊष्मा है, वही ऊर्जा है, वही कमी लाग रही है। तो ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स इसमें गैसीय पिंड में होता है, जब हाइड्रोजन नाभिक जुड़ते हैं जो कमी आती है ऊर्जा या ऊष्मा के रूप में तब्दील हो जाती है। इसी से क्या गैसीय पिंड चमकने लगते हैं, और इसी चमकते हुए गैसीय पिंड को ही तारा कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, आपको यह तो निश्चित होना ही चाहिए कि किसी भी तारे में बैटरी तो लगी नहीं है कि आप स्विच ऑन करो तारा जलने लगेगा। तो आखिर जल क्यों रहा है, प्रकाश हम लोग ग्रह उपग्रह को कोई भी तारा प्रकाश क्यों दे रहा है, जैसे सूर्य ही मान लीजिए तो प्रकाश क्यों दे रहा है, तो यही नाभिकीय संलयन क्रिया के कारण। अब तारों का अगर विकास की बात, तारों का जन्म हो गया फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है। अगर हम तारों की विकास की बात की जाए फ्रेंड्स, जब ये प्रारंभिक अवस्था में तारा होता है तो इसी को प्रोटो स्टार कहते हैं। क्या, प्रोटो स्टार कहते हैं, या आप लिख सकते हैं ये प्रारंभिक अवस्था। क्या फ्रेंड्स, प्रारंभिक अवस्था इसी को कहते हैं, या इसी को आदि तारा कहते हैं, या इसी को प्रोटो स्टार कहते हैं। जब इस प्रारंभिक अवस्था या प्रोटो स्टार में रहेगा तारा तो इसमें क्या होगा, परमाणुओं का टक्कर हो, इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो इसमें परमाणु रहेंगे उसका टक्कर। परमाणु कैसे बनते हैं, आपको मैं सेकेंड लेक्चर में जो बताया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति में मूल कण और प्रतिकण का जो उत्पत्ति हुई थी, जब मूल कण और प्रति कण को मिला दिया जाता है तो उसी को परमाणु कहा जाता है। तो आज आपको पता हो गया होगा कि परमाणु किसे कहते हैं, जब मूल कण प्रति कण को मिला दिया जाता है तो उसी को परमाणु कहते हैं। तो प्रोटो स्टार में जब परमाणुओं का टक्कर होता है और हाइड्रोजन किसमें, हीलियम में कन्वर्ट होने लगते हैं, और यही हाइड्रोजन नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ होने लगती है। तो यही जो ये आदि तारा रहता है या आरंभिक अवस्था रहती है तारे की, तो यही क्या जब जलने लगी, नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो जलने लगेगी और हीलियम की अधिकता हो जाएगी ना, तो इसी को पूर्ण तारा कहा जाता है। क्या, पूर्ण तारा कहा जाता है। तो ये तारों का विकास हो गया फ्रेंड्स की सबसे पहले आरंभिक अवस्था में रहता है जिसे आदि तारा कहते हैं या प्रोटो स्टार कहते हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, परमाणु का टक्कर होता है, तो क्या होता है, ये हीलियम जो रहता है, हाइड्रोजन जो रहता है वो हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है। इसी दौरान नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ होती है और जो ये आरंभिक तारा है ये धीरे धीरे पूर्ण तारा के रूप में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्या हो गया, तारों का विकास हो गया। क्या, तारों का विकास हो गया। और मैं सेकेंड क्लास में ये भी बताया था कि तारों का रंग भी होता है, तारों का रंग भी होता है। कुछ नीला तारा होता है तो कुछ पीला तारा होता है, कुछ लाल तारा होता है। इस तरह से तारों का रंग तो तारों का रंग किससे निर्धारण होता है, तो तापमान या टेम्परेचर से।
तापमान या टेम्परेचर से होता है तारों का रंग का निर्धारण। देखिए तारों का रंग हो गया और टेम्परेचर हो गया। देखिए कुछ तारा नीला तारा होता है, नीला या इसी को सफेद तारा कहते हैं। क्या? नीला या इसी को सफेद तारा कहते हैं। और ये तारा की युवा अवस्था होती है। क्या फ्रेंड्स? यह तारों की युवा अवस्था होती है। इसमें टेम्परेचर सर्वाधिक होता है, इसमें टेम्परेचर सर्वाधिक होता है। और इसके उदाहरण के लिए रीजल तारा है। कौन सा? रीजल तारा है। और जल भी कैसा होता है? नीला होता है। तो रीजल तारा कैसा तारा है? नीला या सफेद तारा है, युवा तारा है। दूसरे नंबर की पर यदि बात करें तो दूसरे नंबर पर होता है पीला या इसी को पीला या नारंगी तारा। क्या? पीला या नारंगी तारा होता है। और इसे प्रौढ़ अवस्था कहते हैं या प्रौढ़ा अवस्था कहते हैं। इसमें युवा तारा की अपेक्षा कम टेम्परेचर होता है। और इसके उदाहरण के लिए अपना क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। और तीसरे कलर का तारा होता है लाल तारा। कौन सा? लाल तारा होता है। और इसे वृद्ध अवस्था कहते हैं। और इसमें टेम्परेचर इन दोनों की अपेक्षा कम होता है। और जब तारा क्या होगा? जब तारा वृद्ध अवस्था में हो जाएगा, जैसे मनुष्य जब वृद्ध अवस्था में हो जाता है, क्या उसकी होती है? मृत्यु होती है। अर्थात तारा भी जब लाल हो जाएगा तो इसकी भी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो हमेशा क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीलियम में ही। जब हाइड्रोजन हमेशा हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है तो एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा। तो क्या होगा? जब उसमें कुछ नाभिकीय संलयन की क्रिया ही नहीं होगी तो तारे की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स टेम्परेचर के आधार पर तारों का रंग तीन तरह से डिवाइड किया गया। नीला या सफेद तारा, इसे युवा अवस्था का तारा, युवा तारा कहा जाता है। इसमें टेम्परेचर सर्वाधिक होता है। इसके उदाहरण के लिए रीजल। और जल कैसा होता है? नीला होता है। तो नीला तारा हो गया। और पीला या नारंगी तारा अपना क्या है? सूर्य है। और उसके बाद तारों का लाल तारा होता है। लाल तारे के बाद तारों की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स तारों का रंग हुआ, तारों का जन्म हुआ, तारों का विकास हुआ। टेम्परेचर के आधार पर तारों का रंग भी डिवाइड हो गया। अब तारों की मृत्यु। क्या फ्रेंड्स? अब तारों की मृत्यु। देखिए तारों की मृत्यु के पीछे दो चीजें जिम्मेदार हैं। तारों के मृत्यु के पीछे दो चीजें जिम्मेदार हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण शक्ति। क्या? पहला गुरुत्वाकर्षण शक्ति। और दूसरा नाभिकीय ईंधन का समाप्ति। नाभिकीय ईंधन की समाप्ति। अगर किसी भी तारे में नाभिकीय ईंधन का वही हाइड्रोजन, हीलियम और भी जो गैसें पाई जाती हैं तारों में, यही है ना, यही क्या है? नाभिकीय ईंधन है। तो इस तारों की मृत्यु की घटना को सुब्रमण्यम चंद्रशेखर महोदय जी ने बताया था। किसने? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने बताया था। उन्होंने एक सीमा भी तय किया था, चंद्रशेखर सीमा जिसे कहा जाता था। उन्होंने 1.44 mm का बताया था। क्या? दो तरह के तारे बताए थे। एक बताए थे या तो कोई भी तारा 1.44 mm का होगा या इससे कम होगा। और दूसरा बताया था कोई भी तारा 1.44 mm से बड़ा होगा, इससे क्या होगा? बड़ा होगा। तो इस तरह से चंद्रशेखर जी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 1983 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इन्होंने बताया कि जो तारे होते हैं तो इनकी मृत्यु मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती। इन्होंने 3 प्रकार से तारों की मरने की घटना को समझाया था। पहला इन्होंने कहा कि कुछ तारे होते हैं जो छोटे तारे होते हैं। क्या? कुछ तारे होते हैं जो छोटे तारे होते हैं, इसी को माइक्रो स्टार कहते हैं। कुछ तारे मझले तारे होते हैं। कैसे? मझले तारे होते हैं। और कुछ तारे बड़े तारे होते हैं। कैसा? बड़े तारे होते हैं। मतलब
आप वैसे भी समझ लें, कोई भी चीज है वो 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है और एक मझला होता है। किसी भी चाहे वो मतलब किसी भी चीज में आप देखेंगे तो सभी चीजों में 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है, छोटे, एक मझले, एक बड़े। ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने 3 भागों में बताया कि एक छोटे तारे होते हैं, एक मझले तारे होते हैं, एक बड़े तारे होते हैं। और जो आपकी कंफ्यूजन हो रहा है 1.44 mm, तो जो ये छोटे तारे हैं ये इस श्रेणी में आते हैं, और 1.44 mm से जो बड़े होते हैं वो मझले और बड़े तारे आते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो छोटे तारे होते हैं जब इनका नाभिकीय ईंधन समाप्त होने लगेगा। क्या? नाभिकीय ईंधन जब समाप्त होने लगेगा तो इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो नाभिकीय ईंधन जब इनका समाप्त होने लगेगा छोटे तारों का, तो ये घूमने लगेंगे। क्या? तेजी से घूमने लगेंगे। और घूमने के क्रम में 2 घटनाएं घटित होती हैं, या तो यह तारा फैलेंगे या तो ये सिकुड़ेंगे। क्या? या तो ये तारे फैलेंगे या तो ये तारे सिकुड़ेंगे। और तारे फैलेंगे कब? जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होगी। जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होगी तो तारे क्या? फैल जाएंगे। और जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होगी, दबाव पड़ेगा, तो तारे क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे। जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होगी तो तारे फैल जाएंगे, जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होगी तो तारे क्या? सिकुड़ जाएंगे। इसी फलस्वरूप जब तारे फैलेंगे तो यह सूर्ख लाल दिखाई देता है। इसी को रक्त दैत्य या लाल दैत्य कहते हैं। क्या फ्रेंड्स? लाल दैत्य कहते हैं। लाल दैत्य, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेड गैंड कहते हैं। और जब ये सिकुड़ेंगे तो सफेद, व्हाइट दिखाई देंगे, श्वेत वामन कहते हैं, या इसी को सफेद बौना कहते हैं। क्या फ्रेंड्स? सफेद वामन कहते हैं। सफेद वामन या बौना, इसी को व्हाइट ड्राफ कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि तारों की मृत्यु जो है 3 प्रकार की होती है, छोटे तारे, मझले तारे, बड़े तारे। जब छोटे तारे का नाभिकीय ईंधन समाप्त होने लगता है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति यदि कम हुई तो ये फैलेंगे, और ज्यादा हुई गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो सिकुड़ेंगे। और फैलेंगे तो इससे लाल दैत्य की घटना घटित होगी या रेड गैंड की, और सिकुड़ेंगे तो ये सफेद वामन, इन्हीं को कहा जाएगा, या इसी को व्हाइट ड्राफ्ट कहा जाएगा। इन्होंने बताया जब मझले तारे का नाभिकीय ईंधन समाप्त होने लगता है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। क्या फ्रेंड्स? गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। इससे जो मझला तारा होता है तेजी से घूमने लगता है, तेजी से चक्कर लगाने लगता है, और तारा अपने परिधि को अपने केंद्र में खींचा हुआ चला जाता है। जैसे तारा है, तारे का एक क्या होगा? केंद्र होगा। ये तारा है, पूरा तारे का एक क्या हुआ? केंद्र हुआ। तो इसमें कहा जा रहा है मझला तारा जब मरने लगेगा तो ये जो इसकी परिधि का सारा द्रव्यमान इसी केंद्र में समाहित होता हुआ चला जाएगा। इसी घटना को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रॉन स्टार या इसी को पल्सर कहते हैं। क्या फ्रेंड्स? या इसी को पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार या इसी को पल्सर कहते हैं। इन्होंने बताया कि जब बड़े तारे मरते हैं कब मरेंगे? जब नाभिकीय ईंधन समाप्त होगा। तो जब बड़े तारे का नाभिकीय ईंधन समाप्त होने लगता है तो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। क्या? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। इससे यह तेजी से चक्कर लगाने लगते हैं, और इनके आसपास की जो भी चीजें होती हैं सभी के सभी केंद्र में समाहित हो जाए। इनके आसपास की क्या चीजें होंगी? जैसे ग्रह होगा, उपग्रह होगा, अन्य आकाशीय पिंड होंगे, वो सभी के सभी जो भी ग्रह, उपग्रह, अन्य आकाशीय पिंड होंगे चारों तरफ इस तारे के, वो सभी के सभी केंद्र में समाहित होने लगेगा, एक होल सा बन जाएगा। यहाँ तक कि इसमें प्रकाश, जो इसके आसपास प्रकाश रहेगा वो भी इसी केंद्र में समाहित हो जाएगा। इसीलिए इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स? ब्लैक होल या इसी को कृष्ण विवर कहा जाता है। ब्लैक होल या इसी को कृष्ण विवर
कहा जाता है। इसी घटना को क्योंकि ब्लैक होल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इसके आसपास की जो भी सारी चीजें हैं, जब वो केंद्र में समा जाएगा, ग्रह उपग्रह और जो भी प्रकाश रहेगा, प्रकाश जब समाप्त हो जाएगा तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, इसी होल सा बन गया है, इसीलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है या कृष्ण विवर कहा जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स तारों की मरने की घटना हुई। एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। तारों की मरने की घटना किसने बताया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने। उन्होंने एक चंद्रशेखर सीमा तय किया था 1.44 mm का। इन्होंने बताया कि जो को नोवा कहा जाता है, जब छोटा तारा मरता है तो उसे नोवा कहते हैं, जब बड़े तारे में विस्फोट होता है या मरता है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा की श्रेणी में मझले तारे और बड़े तारे आते हैं, जबकि नोवा की श्रेणी में छोटे तारे आते हैं। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, जब छोटा तारा कोई मरता है या विस्फोट होता है 1.44 mm या इससे कम तो उसे नोवा कहते हैं। क्या फ्रेंड्स? उसे नोवा कहते हैं। और जब बड़े तारे या मझले तारे का विस्फोट होता है, यानी 1.44 mm से बड़ा कोई तारा होगा, अगर उसका विस्फोट होगा, उसकी मृत्यु होगी तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। क्या? सुपरनोवा कहते हैं। और किसने बताया था, किसने समझाया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर महोदय जी ने। इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो तारों की ये मरने की घटना हुई। इन्होंने बताया कि तारे की मरने की घटना के पीछे दो चीजें जिम्मेदार हैं। पहला नाभिकीय ईंधन का समाप्त होना, दूसरा गुरुत्वाकर्षण शक्ति। जब छोटे तारे का नाभिकीय ईंधन समाप्त होने लगता है तो यह तेजी से घूमने लगता है, और घूमने के क्रम में या तो इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होगी या तो अधिक होगी। जब इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होगी तो ये फैलेंगे, और जब अधिक होगी तो ये सिकुड़ेंगे। जब इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होगी, फैलेंगे, तो इसी घटना को लाल दैत्य या रेड कैट कहा जाता है। जब ये सिकुड़ेंगे तो क्या? सफेद वामन या श्वेत वामन या सफेद बौना कहा जाता है, इसी को व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। जब मझले तारे का नाभिकीय ईंधन समाप्त होने लगता है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, तेजी से घूमने लगता है, तो इसके परिधि के आस इसकी जो परिधि होती है वही इसी केंद्र में समाहित हो जाती है, और इसी घटना को न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर कहा जाता है। लेकिन जब बड़े तारे मरते हैं, नाभिकीय ईंधन समाप्त होता है बड़े तारों का, तो इनकी सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। इसी के कारण इसके जो केंद्र होता है, इसी केंद्र में इनके परिधि के आसपास जो भी सारी चीजें रहती हैं, ग्रह उपग्रह अन्य आकाशीय पिंड सभी के सभी इसी केंद्र में समाहित हो जाता है, होल सा बन जाता है। यहाँ तक कि प्रकाश भी समाहित हो जाता है, पूरा का पूरा काला दिखाई देने लगता है, ब्लैक हो जाता है। इसीलिए इस घटना को ब्लैक होल या कृष्ण विवर कहा जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स चंद्रशेखर महोदय जी ने तारों के मरने की घटना को बताया। तो अभी तक हम लोग तारों का जन्म देखें, तारों का विकास देखें, और क्या? तारों की मृत्यु देखें। इसी में एक दो आकाशीय पिंड होते हैं, जैसे कौन सा? नक्षत्र आप देखे होंगे। तो नक्षत्र और तारामंडल, नक्षत्र और तारामंडल दो चीज और बता देते हैं। नक्षत्र और तारामंडल की परिभाषा सेम है। नक्षत्र किसे कहते हैं? तो एक निश्चित आकृति में सुव्यवस्थित तारों के समूह को ही तारामंडल कहा जाता है। क्या? एक निश्चित आकृति में सुव्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। और तारामंडल की अगर परिभाषा देखेंगे तो सेम यही है लगभग, कि तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। अगर नक्षत्रों की संख्या पूछी जाए तो कुल 27 है। कितनी है? नक्षत्रों की संख्या अगर पूछी जाए तो कुल 27 है। लेकिन अगर भारतीय ऋषियों के मुनियों के सप्त ऋषियों के अनुसार देखा जाए या मुनियों के अनुसार देखा जाए तो नक्षत्रों की संख्या 28 है। तारामंडलों की अगर आप कुल संख्या देखेंगे तो 89 हो गई। कितना? 89 हो गई है। पहले 88 था, लेकिन जुलाई 2018 में एक तारामंडल और जोड़ा गया। इस तरह से तारामंडलों की संख्या 89 हो गई। अब इसमें देखिए कंफ्यूजन, आपसे प्रश्न पूछेगा नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 27 आप बताइएगा। लेकिन अगर कभी यह प्रश्न बनाए, मान लीजिए भविष्य में बन सकता है कि भारतीय मुनियों के आधार पर या सप्तऋषियों के आधार पर नक्षत्रों की संख्या कितनी है, तो 28 है। कितने हैं? 28 है। लेकिन वैज्ञानिकों के हिसाब से कितने हैं? वैज्ञानिकों के हिसाब से कितने हैं? तो वैज्ञानिकों के हिसाब से 27 है, और मुनियों के अनुसार से
मुनियों के अनुसार या सप्तऋषियों के अनुसार 28 है। जो एक बढ़ाया गया है भारतीय मुनियों के अनुसार या ऋषियों के अनुसार, उसे अभिजीत नक्षत्र कहा जाता है। क्या? अभिजीत नक्षत्र। जो लोग पढ़े होंगे, नक्षत्रों के बारे में जानकारी रखते होंगे, उन्हें पता होगा कि एक अभिजीत नामक नक्षत्र भी होता है, जो भारतीय मुनियों के आधार पर 27 के बजाय 28 बढ़ाया गया। एक जो बढ़ा है, इसी जो एक बढ़ा है उसे 28वां यानी 28वां अगर माना जाए तो अभिजीत नक्षत्र है। तो लेकिन आपसे प्रश्न सिंपल पूछेगा, नक्षत्रों की संख्या कितनी है, तो आपको 27 मानना है। लेकिन बाई चांस मान लीजिए कभी एग्जाम में बना ले कि भारतीय मुनियों या सप्तऋषियों के अनुसार नक्षत्रों की संख्या कितनी है, तो आपको 28 मानना है। अब तारामंडल की बात की जाए, इसके अलावा नक्षत्रों को अगर अन्य नामों से देखा जाए तो जैसे नाम आता है चित्रा आता है। क्या? चित्रा नक्षत्र आता है, हस्त नक्षत्र आता है, रोहिणी नक्षत्र आता है। क्या? हस्त नक्षत्र आता है, रोहिणी नक्षत्र आता है, अनुराधा नक्षत्र आता है। तो इस तरह से 27 नक्षत्र है। 28वां नक्षत्र कौन सा है? अभिजीत नक्षत्र है। तो इन सभी को आप याद मत कीजिएगा, केवल उदाहरण के तौर पर मैं बता दिया। केवल आपको याद करना है तो अभिजीत नक्षत्र याद करना है, जो कि भारतीय मुनियों के अनुसार 28वां नक्षत्र है। तारामंडलों की बात की जाए तो 89 तारामंडल है। पहले 88 तारामंडल था। जुलाई 2018 में एक तारामंडल को और जोड़ा गया। इस तरह से टोटल तारामंडलों की संख्या 89 हो गई है। और इसमें सबसे अगर बड़ा पूछा जाए कि तो कौन सा तारामंडल है, सबसे बड़ा कौन सा तारामंडल है, तो सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो हाइड्रा तारामंडल है। कौन सा? हाइड्रा तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा तारामंडल है। अन्य तारामंडलों में अगर देखा जाए तो जैसे जेमिनी है। कौन सा है? जेमिनी है, सेंटोरस है, मतलब कि जेमिनी, सेंटोरस, इस तरह से 89 तारामंडल है। लेकिन इसमें पूछेगा केवल आपसे सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो हाइड्रा तारामंडल है। कौन सा है? हाइड्रा तारामंडल है। लास्ट पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्रुव तारा। कौन सा? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा आप जानते होंगे। ध्रुव तारा क्या? ध्रुव तारा। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये हमारी पृथ्वी है। क्या है फ्रेंड्स? ये हमारी पृथ्वी है। और ये क्या है? 23.5 डिग्री के 23.5 डिग्री क्या झुकी हुई है हमारी पृथ्वी। और ये क्या है? उत्तरी पोल है। क्या? उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव है। और आप देखेंगे तो अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे खींची गई हैं और देशांतर रेखाएं ऐसे ऐसे खींची गई है ना। तो क्या हुआ? उत्तरी ध्रुव हुआ। ठीक इसी उत्तरी ध्रुव के सामने क्या है? ध्रुव तारा है। ठीक इसी उत्तरी ध्रुव के सामने ध्रुव तारा है। और ये पूछा जाता है ध्रुव तारा क्या है, तो ध्रुव तारा यही ठीक उत्तरी ध्रुव के सामने जो तारा है, ध्रुव तारा। और अगर ये पूछ ले कि जो ये ध्रुव तारा है किस तारे के समूह में आता है, जो ये ध्रुव तारा है ये किस तारे के समूह में आता है, तो एक तारे का समूह का नाम है ग्रेट बियर। कौन सा? ग्रेट बियर। ग्रेट बियर तारे का एक समूह का नाम है। इसी ग्रेट बियर तारे के समूह में ध्रुव तारा भी आता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से तारों का जन्म हुआ, तारों का विकास कैसे हुआ, तारों का मृत्यु कैसे हुआ, उसके पश्चात हम लोगों ने देखा कि नक्षत्र और तारामंडल को देखा। ध्रुव तारा के बारे में जब हम अक्षांश देशांतर बताने लगेंगे तो वहां पर डिटेल से बताएंगे। लेकिन आज यहीं तक। और एक प्रश्न और पूछता है कि जैसे जो सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो सबसे चमकीला तारा अगर पूछे फ्रेंड्स, कौन सा? सबसे चमकीला तारा। सबसे चमकीला तारा अगर पूछे तो साइरस तारा है। कौन सा? साइरस तारा। साइरस तारा सबसे चमकीला तारा है। और अगर पूछे सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो बिटुल गुड़ा या गुड़ा, जो भी लिखा रहे इसी को मार दीजिएगा। बिटुल गुड़ा, कहीं कहीं गुड़ा, कुछ भी लिखा रहे, मतलब चाहे बिटुल गुड़ा लिखा रहे या गुड्डा लिखा रहे। तो सबसे बड़ा तारा पूछे तो बिटुल गुड़ा है, और सबसे चमकीला तारा पूछे तो साइरस। तो ये भी प्रश्न बनते हैं। बाकी जो भी और प्रश्न बनते हैं वो जो अगला चैप्टर जब हम सौरमंडल स्टार्ट करेंगे कल या परसों से, तो उसमें देखेंगे सौरमंडल
सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है अपना। तो उसके बारे में जब बताने लगेंगे, जो छूटा होगा 1-2 पॉइंट, मान लीजिए अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि सब चीज़ें लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई पॉइंट माइंड से स्लिप कर गया तो उसे मैं अगले क्लास में बताने का प्रयास करूंगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को जरूर बताना। थैंक यू मित्रों, शुक्रिया, धन्यवाद।